फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे स्फीयर का उस थीटा पे, थीटा 60 डिग्री गिवन। सो n इक्वल टू, ये सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर ट्रैक, ये है सर्कुलर ट्रैक, कंप्लीट नहीं है ये, कुछ पार्ट है। तो जस्ट ये है ओरिजिनल ट्रैक और यहाँ के साथ ये अटैच्ड है, ऐसे ऐसे आया और यहाँ से ये रोल करते हुए इस ट्रैक पे जा रहा है। तो 60 डिग्री पे व्हाट इज द नॉर्मल रिएक्शन? तो यहाँ पे रिजिड बॉडी का सर्कुलर मोशन हो रहा है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो रहा है। वर्टिकल सर्कुलर मोशन है, यहाँ पे वेलोसिटी हमने फाइंड कर ली है, वेलोसिटी यहाँ से फाइंड कर ली है। वेलोसिटी जो है वो टेंजेंशियल टू द पाथ होगी। तो टेंजेंशियल टू द पाथ होगी, अगर हम इस पे अप्लाई फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो यहाँ से mg होगा कुछ, mg वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये 60 डिग्री होगा। तो ये इंक्लाइन प्लेन टाइप का सेटअप बन रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे mg cos थीटा sin थीटा ऐसा ही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इसके mg cos थीटा और mg sin थीटा, mg sin 60 डिग्री। नॉर्मल रिएक्शन होगा यहाँ से, फ्रिक्शन, रफ सरफेस है तो फ्रिक्शन भी होगा। फ्रिक्शन किधर, किसी डायरेक्शन में होगा, टेंजेंशियल ड्रॉ कर दिया मैंने ये, ठीक है। तो इसमें वेलोसिटी मेरे पास है, इस पार्टिकल की वेलोसिटी है टेंजेंशियल डायरेक्शन में, वेलोसिटी है टेंजेंशियल डायरेक्शन में, और नॉर्मल, नॉर्मल रिएक्शन है, जिसको थोड़ा बहुत अगर क्लैरिटी नहीं आ रही है वहाँ पे तो एक डायग्राम में यहाँ पे कि ये कांटेक्ट है, ये हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन mg, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, ये है टेंजेंट, यहाँ से हमने दिखाया है फ्रिक्शन, ये है mg cos थीटा, mg cos थीटा cos 60 डिग्री, और यहाँ पे है mg sin 60 डिग्री, और ये है नॉर्मल रिएक्शन, यहाँ पे है फ्रिक्शन, यहाँ पे वेलोसिटी, ठीक है। वी है, और प्योर रोलिंग है, प्योर रोलिंग की वजह से क्या होगा, ऐसा कुछ इसका ओमेगा होगा, ऐसा ओमेगा होगा। तो नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर, रिजिड बॉडी सर्कुलर पाथ पे जा रहा है, तो इसके पास किस टाइप का सर्कुलर मोशन है, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म? ये क्या होता है सर, ऐसा तो कभी सुना नहीं। सर्कुलर मोशन दो टाइप के होते हैं, हाँ दो टाइप के तो होते हैं, कौन कौन से? यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म की प्रॉपर्टी क्या होती है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड जो है वो कांस्टेंट रहती है, स्पीड या फिर एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। तो यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट रहेगी। नॉन यूनिफॉर्म में ये खास बात होती है कि स्पीड वेरिएबल होती है, स्पीड वेरिएबल होती है। तो जब हमने वर्टिकल सर्कुलर मोशन पढ़ा था तो वहां पे सबसे पहले मैं यही बताया था कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन इज अ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर कि अगर वो मोशन। जाएगा तो हाइट पे जाएगा तो उसकी स्पीड कम होगी, फिर नीचे जाएगा तो बढ़ जाएगी। तो स्पीड वेरिएबल है, तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जैसे ही पता चल गया, वैसे इसके पास दो टाइप के एक्सलेशन होंगे, सेंट्रीपिटल एंड टेंजेंशियल। तो सेंट्रीपिटल हमें सिर्फ देखना है, नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर, सेंटर की तरफ कौन कौन से फोर्स हैं, सेंटर की तरफ जो फोर्स है दैट इज n प्लस mg sin 60 is equal to mv स्क्वायर बाई रेडियस ऑफ पाथ। तो रेडियस किसकी? सेंटर ऑफ मास की, सेंटर ऑफ मास, ट्रैक की रेडियस नहीं। ये मैं पार्टिकल के लिए इक्वेशन लिख रहा हूं, इस स्फीयर के लिए नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर। तो रेडियस किसकी देखूंगा? सेंटर ऑफ मास की। कहां से? सेंटर से। तो वो क्या है? r माइनस आर। v की वैल्यू है हमारे पास। अब यहाँ गिवन है स्मॉल स्फीयर है तो ठीक है, हम उसको इग्नोर कर देंगे, बात वही आएगी जैसे कि हमने इस रिजल्ट में इग्नोर कर दिया है। तो बात तो हमारी वही आ जाएगी कि r इज स्मॉलर, तो क्या करेंगे, इसको इग्नोर कर दिया, तो ये हो जाएगा एम वी स्क्वायर बाई आर। सो एन इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर माइनस एम जी साइन 60।
माइनस एम जी साइन 60 एम वी स्क्वायर बाई आर, एम वी स्क्वायर बाई आर, वी की वैल्यू डायग्राम दिखाइए ना, ऊपर स्क्रॉल कीजिएगा। इस सेंटर से हाँ सर। डिस्टेंस आर माइनस आर। तो v की वैल्यूज पुट कर देंगे यहाँ पे। v की जो वैल्यू है 10g/7 रूट में है 10g/7 h माइनस आर प्लस आर साइन थीटा, आर प्लस आर साइन थीटा। तो ये जो स्मॉल छोटा सा एक्सप्रेशन है उसको पुट करना पड़ेगा, m/r एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू 10g/7 h माइनस आर प्लस आर साइन 60 डिग्री। एक तो इसके लिए ब्रैकेट क्लोज, एक ब्रैकेट क्लोज इसके लिए और एक इसके लिए। तो 10v स्क्वायर माइनस एम जी साइन 60, एम जी जो है √3/2, √3/2। तो क्या ये कुछ होगा, कैंसिल वैंसिल होगा? लग रहा है ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसे ही रहने देते हैं ऐसा कुछ, क्योंकि ये तो फिर एच और आर तो रहेगा। एच आर अगर हम लिखते हैं तो ये 10 mg/7, 10 mgh/7, इस mg वाले टर्म को कुछ इधर से आ जाएगा यहाँ पे 10 mgh/7r, 10 mgh/7r माइनस 10 mg/7r इंटू आर, और फिर से माइनस 10 mg/7r इंटू आर साइन 60, मतलब √3/2 माइनस mg√3/2। ऐसा ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ऐसा हो जाएगा शायद 10 mg/7r हुआ, h से मल्टीप्लाई किया, माइनस आर से मल्टीप्लाई किया, माइनस ये किया। तो यहाँ से चलो ये कुछ कैंसिल होगा, यहाँ पे भी हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, 5 mg√3/7 माइनस mg√3/2। तो 10 - 7 कुछ आएगा और ठीक है, मतलब उतना अच्छा सा एक्सप्रेशन दिखेगा नहीं, कुछ छोटा सा, ये ऐसे ही रहेगा 10 mgh/7r माइनस 10 mg/7, और यहाँ से हो जाएगा 5√3/7 माइनस √3/2। तो माइनस ये हो जाएगा 17, क्यों क्या बोल रहे हो, 17 mg√3, देखना थोड़ा तो, डिवाइडेड बाई 14। यहाँ पे mg को कॉमन ले जाने से ठीक है, कॉमन ले लो, क्या करना है, कॉमन ले लेंगे तो ये नंबर रहेगा ऐसे कुछ, mg/14 कॉमन ले लेंगे। सर वो 17√3 क्यों आया? यहाँ पे 5√3 है, 5√3 mg/7, और यहाँ पे mg√3/2 है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये माइनस कॉमन लेंगे, ये प्लस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 17। हाँ सर ठीक है सर, ठीक है, मुझे वो मल्टीप्लाई लगा, ठीक है सर। ठीक है। तो यहाँ पे ये माइनस माइनस इसको कर दिया तो ये माइनस आ जाएगा 17। mg/14 कॉमन ले लो, जो भी है, अब इससे और बहुत अच्छा नहीं रिड्यूस हो पाएगा ये। यहाँ पे mg/7 है, √3 है, क्या किया जाए, ठीक है ऐसे ही छोड़ देते हैं। 10 mg/7 कॉमन ले सकते हैं, नहीं छोड़ो, mg/7 ही ले लो बस। mg/7 कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा 10h/r माइनस 10 माइनस 17√3/2। समझे? यस सर। यस सर। कुछ तो समझ ही गए होगे। समझने की जो जरूरत है वो ये है बस कि हमें सर्कुलर मोशन अप्लाई करना है। यहाँ पे
पहले से क्या अलग है, रिजिड बॉडी का यहाँ पे रोटेशन है। रिजिड बॉडी में रिजिड बॉडी रोल कर रहा है तो v भी है, ओमेगा भी है, तो नेट फोर्स इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर। वेलोसिटी बस हम देख रहे हैं सेंटर ऑफ मास की, और जो रेडियस पुट करेंगे वो है सेंटर ऑफ मास का। तो जो भी ये क्वेश्चंस थे, वो सारे क्वेश्चंस में जो की पॉइंट है, की डिफरेंशिएटिंग पॉइंट, हमें कोई भी चीज अगर समझना होता है तो कंपेयर करने से लर्निंग बेटर होती है। तो मतलब तुम्हें जब कोई चीज तुम पढ़ रहे हो तो उसको देखो कि भाई पहले जो पढ़ा और अभी जो हम क्वेश्चन सॉल्व करें उस दोनों में डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंशिएट करने से दिमाग को समझ में आता है कि अच्छा हाँ ये चीज वहां पे थी, ये चीज यहाँ पे है। तो सेम हम सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन सॉल्व कर रहे हैं। ये अलग कैसे है, क्योंकि यहाँ सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है, रोलिंग हो रही है। रोलिंग हो रही है तो हम सारा जो इक्वेशन है वो सेंटर ऑफ मास के लिए अप्लाई कर रहे हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम में भी सेंटर ऑफ मास के लिए देखा, वर्क डन बाय ग्रेविटी देखा, सेंटर ऑफ मास के लिए देखा, और रोटेशन भी कंसिडर कर रहे हैं, तो रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन ये दोनों है। तो इक्वेशन बिल्कुल वैसा ही है सब कुछ, n माइनस एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर इसके लिए है। तो ये तो हमारा प्योर रोलिंग था, और प्योर रोलिंग में वर्क एनर्जी का एप्लीकेशन और सर्कुलर मोशन का एप्लीकेशन, ये दो बेसिक क्वेश्चंस थे, जिसमें मैंने तुम्हें ट्रांसलेशन में जैसा किया है वैसा अगर हम रोटेशन में करेंगे तो कैसे अप्लाई करेंगे। तो अब एच सी वर्मा की एक्सरसाइजेज जो है वो सॉल्व करना स्टार्ट कर दोगे तो तुम्हें सेकेंड लास्ट पेज पे इस टाइप के कई सारे क्वेश्चन मिलेंगे, तो उनको प्रैक्टिस करना है आज। फिर हम लोग उसको डिस्कस करेंगे क्लास में, क्योंकि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन दिया था ये वहीं से है, और यही जो क्वेश्चन है ये केवीपीआई में आया था। ऐसे जो है इंक्लाइन प्लेन जो ये क्वेश्चन है, ये हाइट वाला जो है दिया था, तो कॉन्सेप्ट तो वही रहेंगे। तो इसलिए थोड़ा उनको टाइम दे के सोच के सॉल्व करना है, केवल सोल्यूशन के पीछे नहीं पड़ना है। ये नहीं कि ठीक है ऑनलाइन सोल्यूशन है ही, मैं देख लूँगा बाद में क्या फ़र्क पड़ता है, तो वो पीडीएफ वैसे ही है बस। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन। अब रोलिंग नहीं हो रही है, रोलिंग विथ स्लिपिंग, या स्लिप कर रहे हैं अगर ऑब्जेक्ट, तो हम उनको कैसे टैकल करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कि मैंने ले लिया कि यहां पे एक सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर को मैंने एक ट्रांसलेशनल स्पीड दिया, ओनली ट्रांसलेशनल, रफ सरफेस पे। वो बॉलिंग करते हैं ना, बॉलिंग में जैसे दिखाते हैं ना कि ऐसे उसको दिया, तो ऐसे ही इसको मैंने एक स्फीयर को एक ट्रांसलेशनल स्पीड दिया, नो रोटेशनल स्पीड, रोटेशन नहीं दिया। या मान लो सिर्फ कैनवस वाली बॉल को ऐसे ग्राउंड पे उसको ऐसे स्लाइड करा रहे हैं, स्लाइड करा रहे हैं ऐसे सिर्फ, तो ये जो है सरफेस पे स्लाइड करेगा, स्लिप करेगा, सरफेस रफ है। सरफेस रफ है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। तो इसमें हमें ये बताना है कि फाइंड द टाइम। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये कुछ टाइम के बाद प्योर रोलिंग करना स्टार्ट करेगा, ये ऑब्जेक्ट कुछ टाइम के बाद, कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद। तो ये डिस्टेंस कहां पे ये प्योर रोलिंग स्टार्ट करेगा, मुझे ये बताना है। फाइंड द डिस्टेंस एंड टाइम, find the distance and time, find distance and time when pure rolling will start. Find distance and time when pure rolling will start. अब इसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। कैसे कॉम्बिनेशन सर, बहुत सारे कॉम्बिनेशन समझ में नहीं आया। अब कोई क्या करेगा कि रोल करके रख देगा, केवल रोल करके रख सकता है, ऐसे रोल करके, केवल रोल करके रख देगा।
हम इसके बाद वो क्वेश्चन भी लेंगे। कोई ऐसे करेगा कि भाई दोनों चीजें कर दिया, ऐसे कर दिया, मतलब एक तो ट्रांसलेशनल वेलोसिटी दे रहे हैं, एक है कि हम सिर्फ रोटेशन, जैसे मान लो ऐसे रोटेट करा के हमने रख दिया तो कुछ दूर तक स्लाइड करेगा, फिर जो है प्योर रोलिंग स्टार्ट करेगा। तो ऐसे पॉसिबिलिटी बहुत सारे हो सकती हैं। क्लॉकवाइज में रोल करके रखा, एंटी क्लॉकवाइज में रोल करके रखा, वेलोसिटी ऐसे दिया, बैकवर्ड दिया, बहुत सारे पॉसिबिलिटी, लेकिन सारे क्वेश्चन एक ही हैं, एक ही कॉन्सेप्ट है उसका वही। तो जो सोचने का फ्रेमवर्क यहाँ पे है, जो ब्लूप्रिंट है, वही ब्लूप्रिंट सारे क्वेश्चन पे अप्लाई होगा। कहीं पे भी अगर स्लिपिंग वगैरह, तो तुम सोचो कैसे इसको सोचना है। देखो, तो हम फोर्स के बारे में सोचेंगे, और फिर तो कभी भी अगर प्योर रोलिंग स्टार्ट होगी तो उस मोमेंट पे जो भी वेलोसिटी होगी और जो भी एंगुलर वेलोसिटी होगी, v एंड ओमेगा आर सेम रहेंगे। प्योर रोलिंग की ये कंडीशन है, जहां पे भी प्योर रोलिंग करेंगे वहां पे इसको सॉल्व करने के लिए एक शॉर्टकट भी है। शॉर्टकट लास्ट में देखेंगे, लॉन्ग कट के बाद। तो अब देखो, अब ये सोचो, अब यहां से सोचना स्टार्ट करो। यहाँ पे मैंने इसको ट्रांसलेशनल स्पीड दिया, रोटेशनल स्पीड नहीं है। तो ट्रांसलेशनल स्पीड है तो क्या हर पॉइंट की स्पीड सेम है? हर पॉइंट की स्पीड सेम होगी। Yes, sir. तो हर पॉइंट की Yes, स्पीड सेम है, sir. तो कांटेक्ट पॉइंट की वेलोसिटी है, कांटेक्ट पॉइंट की वेलोसिटी वी नॉट है। मतलब कांटेक्ट Yes, sir. पॉइंट स्लिप कर रहा है, कांटेक्ट पॉइंट स्लिप कर रहा है, तो स्लिप करेगा तो क्या ये सरफेस एक फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई करेगा? हाँ, अप्लाई करेगा। किस डायरेक्शन में? Yes, sir. हाँ, sir. रिलेटिव मोशन के बैकवर्ड डायरेक्शन में। Opposite. क्या ये क्या ये फ्रिक्शनल फोर्स स्टैटिक है या काइनेटिक है? ये फ्रिक्शनल फोर्स काइनेटिक है। Kinetic है. तो काइनेटिक फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड कितना होता है? काइनेटिक फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड होता है म्यू इनटू। न्यू है। क्या इसकी वैल्यू कांस्टेंट ही रहती है? हाँ, कांस्टेंट रहती है। स्टैटिक की तरह से काइनेटिक की वैल्यू वेरिएबल नहीं होती है, इसकी वैल्यू म्यू इनटू एन। क्या यहाँ पे हम एन फाइंड कर पाएंगे? क्या यहाँ पे हम ये फाइंड कर पाएंगे एन? हाँ, एन फाइंड कर पाएंगे। कैसे? एन इक्वल टू एम जी है, हॉरिजॉन्टल सरफेस है, तो यहाँ पे म्यू एम जी फोर्स अप्लाई कर देंगे। अब ये हो गया फोर्स। हाँ सर। इन फोर्सेस के वजह से इस ऑब्जेक्ट का कंबाइंड मोशन हो रहा है। कंबाइंड मोशन, टेंशन में नहीं आना ज्यादा। यहाँ पे क्या करना है कि जो भी होगा इसके वजह से कुछ एक्सेलरेशन होगा, और इसके वजह से कुछ अल्फा होगा। आप कहोगे क्या सर ये ऐसे कैसे एक्सेलरेशन, हर बार तो आप ऐसे दिखाते थे राइट में। अब मैं जो है मतलब एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ या अनुभव के बेसिस पे कि फोर्स देखो, फोर्स तुम भी ऐसे ही कर लोगे। फोर्स जिधर एक्ट कर रहा है, दो फोर्सेस होते तो मैं कंफ्यूज होता कि ये राइट साइड जाएगा या लेफ्ट जाएगा। एक ही फोर्स एक्ट कर रहा है तो ऑब्वियसली जिधर फोर्स होगा उधर ही एक्सेलरेशन होगा, इसीलिए मैंने ये लेफ्ट में दिखा दिया। तुम चाहो तो राइट में दिखा सकते हो, इक्वेशन उसके अकॉर्डिंग लिखोगे। बट यहाँ पे सिंगल फोर्स है, फ्रिक्शन है इस ऑब्जेक्ट, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी किधर होगा? लेफ्ट की तरफ होगा। लेफ्ट साइड। तो अब टॉर्क के बारे में सोचेंगे। भाई यही फोर्स जो है टॉर्क किस पॉइंट के अबाउट? सेंटर ऑफ मास के अबाउट। सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट किसका टॉर्क आएगा? सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क आएगा फ्रिक्शन का। नॉर्मल का टॉर्क क्या है? 0। mg का टॉर्क क्या है? 0। फ्रिक्शन का टॉर्क किधर आएगा? क्लॉकवाइज सेंस में। इसीलिए मैंने अल्फा क्या लिया है? अल्फा लिया है क्लॉकवाइज। अब जैसे ही ये देखेंगे कुछ के दिन, फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू म्यू एन, तो म्यू एम जी हो गया। सो व्हाट इज एक्सेलरेशन? नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये हो जाएगा म्यू एम जी इज इक्वल टू एम ए, ये हो जाएगा म्यू जी। सो एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी म्यू जी। व्हाट इज वैल्यू ऑफ अल्फा? अल्फा के लिए डिपेंड करता है टॉर्क पे। ये मैंने ट्रांसलेशन से इक्वेशन लिखा, रोटेशन से इक्वेशन लिखेंगे। टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास इनटू अल्फा। टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास म्यू एम जी है फोर्स, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसकी रेडियस। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए देखेंगे ऑब्जेक्ट कौन सा है। ऑब्जेक्ट है सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर का होता है
1/2 होता है या 2/3 होता है या 2/5 होता है, तो टू थोड़ा बाई यहाँ, फाइव होता है सर। तो ये 2/5 mr² याद आ जाएगा, तो ये हो जाएगा अल्फा। तो ये r और m कैंसिल, r और m कैंसिल आउट। ठीक है, तो यहां से अल्फा की जो वैल्यू होगी वो 5 म्यू जी बाई 2r। तो अब यहाँ पे कुछ जो होंगे, कुछ कंफ्यूज रहेंगे कि जैसे ही a देखेंगे a इक्वल टू अल्फा आर, आंख बंद करके कर देंगे। क्या दुनिया में हमेशा a इक्वल टू अल्फा आर होता है? नहीं होता है। ये किसके नो लिए सर। है? प्योर रोलिंग के लिए है। जब तक प्योर रोलिंग नहीं है तब तक देखो a इज इक्वल टू अल्फा आर आ रहा है, नहीं, a इज इक्वल टू म्यू जी, अल्फा इज इक्वल टू 5 म्यू जी बाई 2, हमने ये से कैलकुलेट किया। तो जब तक प्योर रोलिंग नहीं होती है तब तक v इज इक्वल टू ओमेगा आर, ए इक्वल टू अल्फा आर नहीं अप्लाई करना है। हर एक्सेलरेशन और एंगुलर वेलोसिटी के लिए नहीं है। ठीक है, वो बहुत स्पेशल केस है। तो क्या करेंगे भाई, इंडिपेंडेंटली फोर्स का इक्वेशन लिख दिया, टॉर्क का इक्वेशन लिख दिया, हो गया, अल्फा और ए फाइंड कर लिया। अब इसमें हम देखेंगे कि होगा क्या। इसमें होगा ये तो मैंने फोर्स और अल्फा निकाल लिया, सेंस भी निकाल लिया। अब देखो, इस पार्टिकल के पास, इस स्फीयर के पास आ रहा है एक्सेलेरेशन वेलोसिटी के अपोजिट में, और अल्फा आ रहा है इस सेंस में। तो ये जो एक्सेलेरेशन वेलोसिटी के एंटी पैरेलल है, ये वेलोसिटी को डिक्रीज कराएगा। तो जैसे जैसे ये स्फीयर जाएगी, ट्रांसलेशनल स्पीड डिक्रीज होती जाएगी। ट्रांसलेशनल स्पीड तो डिक्रीज हो जाएगी। रोटेशन के बारे में क्या भाई, रोटेशन में इसका ओमेगा तो था ही नहीं, ओमेगा था नहीं तो इसमें एक अल्फा आया और वो ओमेगा जनरेट करना स्टार्ट करेगा। तो इस सॉलिड स्फीयर की जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज करेगी। ठीक है, अगर मैं ऐसे सोचूं कि इनिशियल सिचुएशन और कुछ टाइम के बाद, तो पहले इस कांटेक्ट पॉइंट की वेलोसिटी थी v नॉट, एंगुलर वेलोसिटी की वजह से जो ओमेगा आर था वो 0। अब क्या है कि ये एक्सेलरेशन वेलोसिटी को डिक्रीज करा रहा है और ओमेगा को इंक्रीज करा रहा है अल्फा। भाई पहले ओमेगा नहीं है, अल्फा आया, जिधर उधर ओमेगा आना स्टार्ट होगा। तो अब इसका जो है धीरे धीरे इस कांटेक्ट पॉइंट की वेलोसिटी ओमेगा आर कुछ आएगा और ये वेलोसिटी क्या होगी, थोड़ा डिक्रीज हो जाएगी। फिर कुछ टाइम के बाद फिर ओमेगा आर, अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा टी। क्या लिखते हैं भाई, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। कौन सा इक्वेशन है ये, लीनियर का इक्विवेलेंट। हाँ सर। तो यहाँ पे देखो वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, ओमेगा आर बढ़ता जा रहा है, ओमेगा आर बढ़ता जा रहा है। तो जिस मोमेंट पे ओमेगा आर इज इक्वल टू वी होगा, इमीडिएटली वहां से प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी। स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, बात समझे कि v डिक्रीज होगा और ओमेगा इंक्रीज होगा किसी मोमेंट पे, व्हेन v इज इक्वल टू ओमेगा आर हुआ, वैसे ही जो है प्योर रोलिंग स्टार्ट होगा। तो मैंने मान लिया कि ऐसा इवेंट t टाइम पे होगा, तो t टाइम पे मैंने लिख दिया कि व्हाट इज द वेलोसिटी एट एनी टाइम t, v नॉट माइनस ए टी। व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी एट एनी टाइम t, अल्फा इंटू टी। क्यों? क्योंकि इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 है। अगर कुछ इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी होती तो उसको यहाँ पे पुट करते। तो दिस v नॉट माइनस a इज म्यू जी टी, a इज म्यू जी, अभी फाइंड किया है। ठीक है, म्यू जी। r अल्फा की वैल्यू, अल्फा इज इक्वल टू 5 म्यू जी बाई 2r इंटू टी। बस ये जो है मासूम r कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ से क्या हो जाएगा, v नॉट इज इक्वल टू 5 म्यू जी टी डिवाइडेड बाई 2 प्लस म्यू जी टी। तो यहाँ से आएगा 7 म्यू जी टी। कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करने के बाद ये आएगा 7 म्यू जी टी बाई 2। तो यहाँ से हमारे पास टाइम की वैल्यू आ जाएगी, टाइम की वैल्यू आ जाएगी t इज इक्वल टू 2v नॉट बाई 7 म्यू जी। इस टाइम पे वेलोसिटी एंड ओमेगा आर की वैल्यू सेम हो जाएगी। वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, ये तो टाइम आया, उस टाइम पे वैल्यू क्या होगी, v इज इक्वल टू वी नॉट माइनस सर ये जो इक्वेशन लिखे कैसे लिखा और एक बार बता दीजिए सर। 2v नॉट बाई 7। एक मिनट कंप्लीट हो जाए, ये म्यू जी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा v नॉट माइनस 2v नॉट बाई 7। तो उस मोमेंट पे जो वेलोसिटी हो जाएगी, उस मोमेंट पे जो वेलोसिटी 5v होगी नॉट बाई 7। 5v नॉट बाई 7।
इस टाइम पे रोलिंग स्टार्ट होगी और उस इंस्टेंट पे वेलोसिटी ये हो जाएगी। अब अगर प्योर रोलिंग तो स्टार्ट हो चुकी है तो यहाँ पे मैं v इज इक्वल टू ओमेगा आर यूज कर सकता हूँ। चाहे तो अल्फा टी पुट करके फाइंड करूँ या v इक्वल टू ओमेगा आर पुट करके फाइंड करूँ, ओमेगा की वैल्यू सेम आएगी। ओमेगा इज इक्वल टू वी बाई आर या 5v0/7r। तो ये हो जाएगा v एंड ओमेगा उस टाइम पे। हाँ भाई बोलो, देखो अब सर वी नॉट माइनस ए टी इक्वल टू आर अल्फा टी कैसे लिखा और एक बार बता दीजिए। जिस मोमेंट पे प्योर रोलिंग स्टार्ट होगी उस मोमेंट पे ओमेगा आर इज इक्वल टू वी होगा। तो वेलोसिटी किसी मोमेंट पे क्या होगी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ऐसा फॉर्मूला पढ़ा है। ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी पढ़ा है। ओमेगा नॉट Yes, sir. 0 है तो ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा टी, और यू है वी नॉट, एक्सलेशन अपोजिट डायरेक्शन में इसलिए माइनस ए टी, और दोनों को इक्वेट कर दिया। Yes, sir. बात समझे ये चीज? क्वेश्चन को और थोड़ा जूम Yes, आउट sir. कीजिए ना। हम्म। कि अगर प्योर रोलिंग कब स्टार्ट होगी, ऐसे ही यहाँ पे स्टार्टिंग से प्योर रोलिंग नहीं है, बिगिनिंग से प्योर रोलिंग नहीं है। यहाँ पे मैंने स्लाइड कराया, जैसे बॉलिंग वाली सिचुएशन देखा होगा कि ऐसे उसको प्रोजेक्ट करते हैं, ऐसे प्रोजेक्ट किया तो वो जाता है और कुछ डिस्टेंस स्लाइड करने के बाद रोल करना स्टार्ट करेगा वो। तो वो कैलकुलेशन अब कर रहा है, अभी डिस्टेंस फाइंड ही करना है, अभी डिस्टेंस फाइंड करना है कि कितने डिस्टेंस पे होगा। तो इसमें हो क्या रहा है, फ्रेमवर्क क्या है कि हम देखेंगे कि पॉइंट की स्लिप करने की टेंडेंसी किधर है। वो कैसे डिसाइड होगा, वो वेलोसिटी से डिसाइड होगा और ओमेगा से डिसाइड होगा। तो वेलोसिटी मान लो सिर्फ यहाँ पे मैंने वी नॉट दिया, पॉइंट राइट जाना चाह रहा है, फ्रिक्शन लेफ्ट में ऐड करेगा, फ्रिक्शन काइनेटिक होगा, उसकी वैल्यू म्यू1 होगी। फ्रिक्शन लेफ्ट में है तो एक्सलेशन लेफ्ट में है, और अल्फा क्लॉकवाइज है, अल्फा क्लॉकवाइज है तो ये एक्सलेशन और अल्फा आया। ये एक्सलेशन वेलोसिटी के अपोजिट है तो वेलोसिटी को डिक्रीज करेगा, और ये अल्फा जो है ओमेगा जनरेट करेगा। तो ओमेगा जब जनरेट करेगा तो इस कांटेक्ट पॉइंट की जो वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी कम होती जाएगी ड्यू टू ए, और एंगुलर ओमेगा आर बढ़ता जाएगा। जिस मोमेंट पे ओमेगा आर इज सर इक्वल टू, ओमेगा आर वो अब बढ़ेगा, वो क्यों हुआ? अरे ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा टी, तो ओमेगा इंक्रीज होगा तो अल्फा नहीं बढ़ेगा, ओमेगा आर नहीं बढ़ेगा। हाँ सर ठीक है। ये जो है ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा टी, तो यहाँ से टाइम आ गया, टाइम आ गया। तो बढ़ते बढ़ते जिस मोमेंट पे बैलेंस किए, अब बैलेंस करते ही क्या हुआ, यहाँ पे जैसे ही बैलेंस हुआ, अब इस पॉइंट की नेट वेलोसिटी क्या है, नेट वेलोसिटी 0। तो अगर नेट वेलोसिटी 0 है तो क्या इसकी मूव करने की कोई टेंडेंसी है, नहीं है। तो इस पॉइंट के बाद फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाएगा, 0। इधर काइनेटिक फ्रिक्शन था, और काइनेटिक फ्रिक्शन ये स्लाइड करते 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 जब इस पॉइंट पे पहुंचा, रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी खत्म, फ्रिक्शन खत्म। जैसे ही फ्रिक्शन खत्म वैसे ही एक ए 0, एक्सलेशन 0, एक्सलेशन 0, अल्फा 0। तो ना तो वेलोसिटी चेंज होगी, ना तो वेलोसिटी चेंज होगी, ना ही एक्सेलरेशन चेंज होगा, ओमेगा चेंज होगा। बात समझ रहे हो कि जैसे ही जो है फ्रिक्शन गायब होगा, रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी खत्म, फ्रिक्शन 0, फ्रिक्शन 0 तो फ्रिक्शन ही एक्सलेशन प्रोवाइड कर रहा था, एक्सलेशन भी 0, फ्रिक्शन 0 तो अल्फा 0। अब ए और अल्फा नहीं होंगे तो अब फर्दर वेलोसिटी और ओमेगा चेंज नहीं होंगे। तो वंस रोलिंग इज ऑलवेज रोलिंग, इसके आगे ये सुखी जीवन व्यतीत करेगा। ठीक है, समझे? इसके बाद ये रोल करता जाएगा आगे तक। एस डिस्टेंस फाइंड करना है, तो ये तो डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है। v to t क्या क्या यहाँ पे तो इस इंस्टेंट पे तो a 0 हो जा रहा है, तो हम v into t करेंगे। v इंटू टी नहीं, ए
अरे तो यहां से फाइंड करना है ना, v इंटू टी। क्या यहां से डिस्टेंस फाइंड करना है, तो ये तो एक्सेलरेटेड मोशन है ना, v इंटू टी कैसे कर दोगे? वो तो फिर ना, s इज इक्वल टू वो u t प्लस हाफ एटी स्क्वायर हाँ पुट एस कर इक्वल टू सकते यू हैं। टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस। डिस्टेंस फाइंड करना है, टाइम तो ये हो जाएगा, फाइनल स्पीड हमें पता ही है, यू स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर माइनस टू, ए तो है म्यू जी इंटू एस। फाइनल स्पीड की वैल्यू है 5 वी नॉट बाई 7, तो ये हो जाएगा 25 बाई 49, 25 वी नॉट बाई 49 इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर माइनस टू म्यू जी इंटू एस। तो यहाँ से कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करके कितना आएगा, 24, ये टू म्यू जी, अच्छा म्यू जी जो है ना, म्यू और जी है दोनों, म्यू जी एस इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर माइनस 25 वी नॉट स्क्वायर बाई 49, तो हो जाएगा 24 वी नॉट स्क्वायर। यस सर। 2 mu g into s, तो 2 is equal to 12, so s is equal to 12 v naught square by 49 4g mu स्क्वायर mu g, 49g स्क्वायर। 49 mu g square, हाँ हाँ सर ठीक है। ठीक है। अच्छा ये तो मार्क किया था ना, हाँ वो तो कर दिया ना, अच्छा साइन नहीं किया इसलिए, हाँ ठीक है, ये तो मार्क किया था, ये सारा तो मार्क कर दिया। समझे? यस सर। यस सर। तो ऐसे डिस्टेंस फाइंड कर लिया, इसको जो है डिस्टेंस फाइंड कर लिया, टाइम फाइंड कर लिया, एक्सलेशन हो गया, इसके बाद क्या होगा, इससे पहले क्या था, सब कुछ हो गया। तो काइनेटिक फ्रिक्शन है, तो हम यहाँ से लॉस वॉस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसको जो है कैलकुलेट करने का एक शॉर्टकट तरीका भी है, सनसनीखेज तरीका, आज तक का सबसे शॉर्टकट तरीका तो वो है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से, जैसे यूट्यूब पे रहता है ना, सबसे जबरदस्त तरीका, खतरनाक, हाउ टू स्कोर फुल इन फिजिक्स, क्या है, रीड क्वेश्चन केयरफुली, रीड ऑप्शंस केयरफुली, यही तरीका है फुल स्कोर करने का। तो उसी टाइप का है ये मेथड, या अल्टरनेट अप्रोच, अल्टरनेट अप्रोच, तो अल्टरनेट अप्रोच है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करने के लिए अबाउट विच पॉइंट हम अप्लाई कर सकते हैं, और उससे पहले तो एक प्री रिक्विजिट है, क्या रिक्विजिट है भाई, कि नेट टॉर्क 0 होना चाहिए। तो इसके लिए हमारी पहले प्राइमरी कंडीशन है कि एक्सटर्नल टॉर्क शुड बी 0, देन ओनली एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम विल रिमेन कंजर्व। किसका कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है, उसके लिए हमें पहले एंगुलर मोमेंटम लिखना पड़ेगा, ठीक है, कि कंबाइंड मोशन में हम एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे कैसे। तो ये अप्रोच, सेकंड अप्रोच बताने से पहले मैं एक दो क्वेश्चन देता हूं कि एंगुलर मोमेंटम हम लिखेंगे कैसे। कि जिस तरीके से, जैसे मान लो कि ये है एक ऑब्जेक्ट है, तो कंबाइंड मोशन में सेम अप्रोच है हमारी, जैसे हम ट्रांसलेशन रोटेशन को सेपरेट देख रहे हैं, सेम तरीके से एंगुलर मोमेंटम भी लिखना है। कैसे, कि अगर पार्टिकल जैसे ट्रांसलेट कर रहा था, बताओ पार्टिकल अगर ट्रांसलेट कर रहा है ऐसे, तो मैं इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिखना है, तो वो क्या हो रहा था, वो ऐसा कुछ हो जा रहा था, एम वी इंटू आर, लीनियर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो एक तो एंगुलर मोमेंटम एल इज इक्वल टू पी इंटू आर परपेंडिकुलर, या पी परपेंडिकुलर इंटू आर, ये था ट्रांसलेट, कोई पार्टिकल मूव कर रहा है किसी पॉइंट के अबाउट हमें फाइंड करना है। दूसरा, अगर रिजिड बॉडी रोटेट कर रही है, कलेक्शन ऑफ पार्टिकल, देन एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू आई ओमेगा,
मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड ओमेगा आई इंटू I ओमेगा। omega. Yes, sir. तो ये इस चीज को, ये दोनों को, अब काइनेटिक एनर्जी हम लिख रहे थे ड्यू टू ट्रांसलेशन ड्यू टू रोटेशन, वैसे ही एंगुलर मोमेंटम भी लिखेंगे ड्यू टू ट्रांसलेशन एंड ड्यू टू रोटेशन। दोनों को ऐड करेंगे और वो एडिशन कैसा होगा, वेक्टर वाइज। उनको हम वेक्टर वाइज ऐड करेंगे, वेक्टर की मतलब डायरेक्शन के साथ। सेम डायरेक्शन में होंगे तो दोनों प्लस, अगर अपोजिट में होंगे तो एक प्लस तो दूसरा माइनस होगा। तो जैसे मान लो मैं पहले एंगुलर मोमेंटम लिखना बताता हूं, उसके बाद हम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अप्लाई करेंगे। कि सपोज करो कि ये एक डिस्क है, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं, जो लोग नींद में होंगे उनको लगेगा कि ये वही चल रहा है। बीच बीच में इंटरमिटेंट अवेकनिंग होती है ना कुछ लोगों को, जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग होती है, वैसे कुछ 5 मिनट के बाद ऐसे जगेंगे, ओहो ये क्या हो गया, मेथड 2 क्या आ गया। तो इसीलिए हाउ टू फाइंड या हाउ टू राइट एंगुलर मोमेंटम इन कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशन मोशन, इसका आंसर हम लोग लिख रहे हैं। तो नेट एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एल सी प्लस एल डैश। एल सी प्लस एल डैश इज व्हाट, एल सी प्लस एल सी जो है वो एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास, एंगुलर